जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको मौर्य स्थापत्य कला के विषय में बताऊंगी। मौर्य स्थापत्य कला भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौर्य काल से ही कला के क्षेत्र में नवीनतम प्रयोग हुए और चिरस्थायी कला भी विकसित हुई। जैसे कि प्रस्तर का प्रयोग सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दिखाई देता है। मौर्य काल के राजाओं के विषय में आप जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक और भी राजा हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के कारण मौर्य काल अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में मौर्य युग, जिसका टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। तो इसके मौर्य काल में कला के सुसंगठित स्वरूप का दर्शन होता है और मौर्य युग के पूर्व कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंटों तथा घास फूस आदि का प्रयोग होता था। इसी कारण वे वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती हैं। मौर्य युग में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई। सबसे पहले पाषाण का प्रयोग मौर्य कला में किया गया। मौर्य युगीन कला को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं मौर्य कला के, मौर्य स्थापत्य कला के। इसके दो पार्ट्स हैं, इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला दरबारी अथवा राजकीय कला, जिसमें राज अक्षाओं द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं, जैसे राजप्रासाद, स्तंभ, गुहा विहार और स्तूप आदि। दूसरा लोक कला, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जैसे यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां आदि। इस तरह से मौर्य कला को दो भागों में बांटा गया है। अब दरबारी अथवा राजकीय कला क्या थी? राजप्रासाद। सबसे पहले राजप्रासाद के विषय में बात करते हैं। राजमहल जो थे, राजप्रासाद, बड़े बड़े महल बनाए गए थे। तो मौर्य काल के अधिकांश स्मारक जो हैं वो अशोक के समय के हैं। जो भी स्मारकों के पुरावशेष प्राप्त होते हैं वो अशोक कालीन हैं। अशोक के पूर्व मौर्य युगीन वास्तुकला का ज्ञान हमें यूनानी लेखकों के विवरणों से होता है। मौर्य युग के जितने भी पुरावशेष हैं उनका ज्ञान हमें यूनानी लेखकों के विवरण से होता है और अशोक के काल का पुरावशेष हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त कलाकृतियों से होता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दुर्ग विधान के अंतर्गत वास्तुकला के जिन लक्षणों की चर्चा करते हैं उनके अनुसार नगर के चतुर्दिक गहरी परिखा अर्थात चारों ओर खाई होनी चाहिए, ताकि दुश्मनों का आक्रमण हो, शत्रुओं के आक्रमण के समय उससे बचाव हो सके। उसके लिए चारों ओर गहरी परिखा के लिए उन्होंने बताया है। किसने बताया है? कौटिल्य ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का एक और नाम है चाणक्य, और चाणक्य का भी एक और नाम है क्या? विष्णुगुप्त। तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो
बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चाणक्य ने महल निर्माण, राजप्रासाद निर्माण के लिए बताया उन्होंने कि चारों ओर उसके परिखा होनी चाहिए, चारों ओर खाई होनी चाहिए। ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ प्रकार के यथास्थान द्वार होना चाहिए। ऊंचे चबूतरे पर महल का द्वार होना चाहिए जहां से प्रवेश द्वार हो, और वहां से आगे बढ़ने पर बड़े बड़े अट्टालिकाएं होनी चाहिए, बड़े बड़े बुर्ज होने चाहिए। अट्टालिका मीन्स बुर्ज होना चाहिए। कहा जा सकता है कि यह विवरण काल्पनिक न होकर वास्तविकता पर आधारित है तथा मौर्य शासकों का नगर विन्यास इसी के अनुरूप रहा होगा। अब कौटिल्य ने ऐसा विवरण दिया है तो मौर्य शासकों का नगर विन्यास इसी के अनुरूप रहा होगा। महल के चारों ओर खाई और ऊंचे चबूतरे पर स्थित महल में एक प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, और उसके चारों ओर बड़ी बड़ी बड़े बड़े बुर्ज, बड़े बड़े बुर्ज स्थापित हुए थे, अट्टालिकाएं जिन्हें कहा गया है। और कौटिल्य ने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है। कौटिल्य के इस विवरण की पुष्टि यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी हो जाती है। यूनानी और रोमन लेखकों ने भी ऐसा ही विवरण दिया है जैसा कौटिल्य ने दिया है। इन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिनको वो पोलीबोथ्रा कहते हैं, और सोन के संगम पर स्थित, ऐसा उन्होंने बताया है। यूनानी लेखकों के विवरण से यह स्पष्ट होता है। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया तथा चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। स्टेडिया माप की इकाई रही होगी थी, इसका ऐसा विवरण मिलता है। और यह समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी। नगर के चतुर्दिक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसमें बाण छोड़ने के लिए छोटे छोटे सुराख बनाए गए थे। महल में छोटे छोटे सुराख बने थे। चारों ओर से इसकी खाई बनाई गई थी। और ये सारे विवरण यूनानी लेखकों के विवरणों में भी मिलता है। इसका अकाउंट जो है वो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी स्पष्ट होता है। इसमें 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। बुर्ज यानी अट्टालक बुर्ज थे। बड़े बड़े कमरे थे। ये राजमहल का विवरण चल रहा है बच्चों। इनके चमकते स्तंभों में सोने की लता पत्रावलियां तथा चांदी की चिड़िया बनी हुई थी। और इनमें सर्व प्रमुख भवन अनेक स्तंभों वाला मंडप था जो लकड़ी के ऊंचे धरातल पर टिका हुआ था। अनेक स्तंभों वाला मंडप था जो लकड़ी के धरातल पर टिका हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल के महल के पुरावशेष या और अन्य पुरावशेष नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो अधिकांशतः लकड़ी का निर्माण किया गया था, उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया था, जो कि लकड़ी नष्ट हो जाती है। यह राजप्रासाद, यह राजमहल एक बड़े पार्क के बीच में स्थित था। इसमें छायादार एवं हरे भरे वृक्ष लगे हुए थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, छायादार वृक्ष थे। यहाँ अनेक सरोवर भी थे जिनमें विविध आकार प्रकार की मछलियां पाली गई थी। ये उनका शौक बताता है कि उन्हें मछलियों के पालने का भी शौक था, जिनके सरोवर में मछलियां पाली गई थी। सूसा तथा एकबतना के राजप्रासाद भी भव्यता में इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल की तुलना सूसा और एकबतना से भी बढ़कर की गई है। पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्भहार में की गई खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के
अवशेष प्रकाश में आए हैं। ये प्रकाश में आए हैं, विशाल भवन थे लकड़ी के, पटना के कुम्हरार और बुलंदी बाग की खुदाई में जो अवशेष मिला है उसमें लकड़ी के पुरावशेष, बड़े बड़े महल के पुरावशेष मिले हैं। इन्हें राजप्रासाद के अवशेष, इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। स्पूनर महोदय ने इसका उत्खनन कार्य कराया और वो इसको प्रकाश में ले आए, मतलब इसको प्रकाशित कराया। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से विशाल दीवारें प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक लट्ठा 19 फुट ऊंचा तथा 1 फुट चौड़ा है। लट्ठे की दोनों दीवारों को 14 फुट के बड़े लट्ठों से जोड़ा गया है। उनके बीच बीच में कूटी हुई मिट्टी भरी गई है। कुम्हरार के महल के अवशेषों से पता चलता है कि यह एक भवन समूह था। ये छोटे छोटे भवनों का भवन समूह था। एक भवन के अवशेष पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं, जो किसी विशाल स्तंभ मंडप की छत के आधार रहे होंगे। यही संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल सभा भवन था। यह ऐतिहासिक काल का पहला विशाल अवशेष है जो एक मंडप के रूप में है। मंडप के मुख्य भाग में 10-10 स्तंभों की 8 कतारें पूरब से पश्चिम की ओर बनी हुई हैं। इसके पूरब की ओर 2 और स्तंभ खंडित अवस्था में मिलते हैं। मंडप के एक ओर काष्ठ मंच भी मिले हैं। मंडप के एक ओर काष्ठ मंच मिला है, जिन्हें काष्ठ शिल्प का अद्भुत उदाहरण माना जा सकता है। खुदाई में अशोक के स्तंभ से मिलता जुलता एक स्तंभ का निचला भाग पूर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ था कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, अपितु यह देवताओं द्वारा बनाया गया लगता है। इस प्रकार मौर्य युग में काष्ठ कला अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इलियन के अनुसार सूसा तथा एक बटना के महल भी भव्यता में पाटलिपुत्र के राजप्रासाद की बराबरी नहीं कर सकते थे। मौर्य राजप्रासाद की समता कुछ विद्वान परसिपोलिस से प्राप्त 100 स्तंभों वाले हखामनी महल से करते हैं। अशोक के समय तक आते आते मौर्य कला बहुसंख्यक स्मारक हमें मिलने लगते हैं। अशोक के टाइम तक आने पर बहुसंख्यक स्मारकों के अवशेष मिलते हैं। इस समय की कलाकृतियों को 4 भागों में बांट सकते हैं: स्तंभ, स्तूप, वेदिका तथा गुहा विहार। और अशोक के काल से मौर्य कला का सर्वोत्तम काल प्रारंभ होता है। और जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लकड़ी के महल बने हुए राजप्रासाद मिले हैं, सभा भवन के भी पुरावशेष मिले हैं, और विद्वानों ने उसकी तुलना सूसा और एक बतना के महल से भी बढ़कर बताया है। और इलियन ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे महल कोई मनुष्य नहीं बना सकते, बल्कि इन्हें देवताओं ने बनाया होगा। यह महल बहुत ही अनुपम है, अतुलनीय है और बहुत महत्वपूर्ण है। उत्खनन कार्य में कुम्हरार और बुलंदी बाग के उत्खनन से कई अवशेष प्राप्त हुए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।